बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियरेस्ट व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को इस टॉपिक में और इस वीडियो में क्लास 10th की केमिस्ट्री का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है फर्स्ट केमिकल इक्विलिब्रियम, उसके न्यूमेरिकल सॉल्व करवाऊंगी और उसकी कंप्लीट डिटेल के साथ आपको अच्छे तरीके से इसकी एक्सरसाइज का जो सेक्शन डी है वो सॉल्व करवाऊँगी। ठीक है, अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं, आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छी लगे तो ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। तमाम स्टूडेंट्स जो हैं सबसे पहले अपने पास नोटबुक रख लिया करें, ठीक है, और सुनते सुनते उसे देखा करें और साथ में मेंशन ज़रूर किया करें, नोट भी किया करें। ठीक है, ये देखें आपकी बुक का जो चैप्टर नंबर 1 है केमिकल इक्विलिब्रियम, आज मैं उसका जो सेक्शन नंबर डी है वो आपको सॉल्व करवाऊँगी। ठीक है, सबसे पहले हमें ये क्लियर करना होगा कि केमिकल इक्विलिब्रियम क्या चीज़ होती है। ठीक है, आप ये देखें कि हमारे अराउंड में जितनी भी चीज़ें फिज़िकल रिएक्शंस हो रहे हैं या फिर केमिकल चेंजेस आ रही हैं, वो तमाम चीज़ें जो है वो रिएक्शंस की बदौलत है। रिएक्शंस कैसे होते हैं, यानी कि कोई भी हमारे पास रिएक्टेंट मौजूद होंगे। रिएक्टेंट जैसे कि आप ये देखें, ये एक इक्वेशन है, हमने इसे इक्वेशन कैसे कहा है। ठीक है, इक्वेशन में वो चीज़ जो रिएक्ट कर रही है, ये हमारे पास सोडियम बाइकार्बोनेट है, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, बेकिंग सोडा। ठीक है, ये एरो से पहले मौजूद है तो इसे हम क्या कहेंगे, रिएक्टेंट। ठीक है, रिएक्ट हो रहा है। जब ये रिएक्ट हो चुका है तो एरो के बाद जो है वो क्या चीज़ फॉर्म हुई है, प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है, सोडियम कार्बोनेट, जिसे हम क्या कहते हैं, सोडा ऐश, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर फॉर्म हुआ है। आपको ये समझना है कि इक्वेशन का मतलब क्या होता है। इक्वेशन का ये मतलब होता है कि वो स्पीशीज़ जो कि हमारे पास रिएक्ट कर रही हैं और एक प्रोडक्ट फॉर्म कर रही हैं। ठीक है, तो जो रिएक्ट कर रही हैं उसे हम रिएक्टेंट कहते हैं और जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है उसे हम प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, अब ये देखें इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम क्या है? इक्विलिब्रियम वो स्टेट होती है जिसमें हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन जो होता है और रिवर्स रिएक्शन। फॉरवर्ड का मतलब रिएक्शन जो आगे बढ़ रहा है, रिवर्स का मतलब जो बैकवर्ड जा रहा है। ठीक है, तो वो अगर कंडीशन सेम हो जाए, ठीक है, वो हालत जिसमें फॉरवर्ड जाने वाला जो रिएक्शन है वो बैकवर्ड रिएक्शन दोनों हमारे पास क्या हो जाए, बराबर हो जाए, उसे हम क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम कंडीशन कहते हैं। ठीक है, और रिएक्शन, केमिकल रिएक्शंस जो होती हैं वो दो तरह की होती हैं। एक हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, एक हमारे पास इरिवर्सिबल रिएक्शंस होता है। ठीक है, एक हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। ठीक है, और कैसे पता करेंगे कौन सा रिएक्शन रिवर्सिबल है और कौन सा इरिवर्सिबल है, हम थ्रू एरो के ज़रिए आइडिया करेंगे। ठीक है, जैसे कि ये हमारे पास रिएक्शन है, ये वाला जो रिएक्शन है ये आप कैसे देखकर बताएंगे, ये हमारे पास देखिए सिंगल एरो है तो ये हमारे पास इरिवर्सिबल रिएक्शन है। या इरिवर्सिबल रिएक्शन वो रिएक्शंस होते हैं जो कि कंप्लीट हो चुके होते हैं, जो कि बैकवर्ड नहीं जा सकते, दोबारा से रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं हो सकते। ठीक है, जैसे कि हमारे पास, मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दूँ, कंबशन रिएक्शन। ठीक है, कंबशन रिएक्शन हो गया तो ये हमारे पास क्या है, इरिवर्सिबल रिएक्शन की एग्जांपल है। और अगर जैसे कि यहाँ पर इस एरो में ये सिंगल एरो जो है वो इरिवर्सिबल को शो कर रहा है, अगर हमारे पास इस जगह पर डबल एरो आ जाए इस तरीके से, ठीक है, किसी रिएक्शन में आपको डबल एरो मौजूद है, आपको इस तरीके से बना के दिखाती हूँ, ये देखें, इस तरीके से आपके पास डबल एरो मौजूद है तो उसे हम कहेंगे रिवर्सिबल रिएक्शन, यानी कि वो रिएक्शन जो कि फॉरवर्ड भी जा सकता है और बैकवर्ड में भी आ सकता है। तो उसकी एग्जांपल्स में हम क्या बोलेंगे, जैसे कि हमारे पास फ्रीजिंग है, ठीक है, आइस जो है वो मेल्ट होकर वाटर में कन्वर्ट होती है और वाटर जो है वो दोबारा से फ्रीज़ होकर उसमें कन्वर्ट हो जाता है, आइस में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि वो रिएक्शन जो कि हमारे पास रिएक्टेंट भी दोबारा बन सकता है और प्रोडक्ट भी चेंज हो सकता है, उससे हम रिवर्सिबल रिएक्शंस कहते हैं। होप सो कि यहाँ तक क्लियर हो गया है आप लोगों को। कमेंट सेक्शन में लाजमी बताया करें मुझे कि आपको कितना समझ आ रहा है। ठीक है, और अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं, वीडियो आपको पसंद आ रही है तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब हम चलते हैं अपने सेक्शन डी का जो क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है, उसे सॉल्व करेंगे। न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट ट्रिक क्या होती है, इम्पॉर्टेंट ट्रिक ये है कि आपने क्वेश्चंस को 2 टाइम रीड करना है और डेटा बनाना आना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, तमाम स्टूडेंट्स अपनी बुक ओपन कर लें केमिस्ट्री की, और इसका जो पेज नंबर है वो 18 ओपन कर लें। 18 आपने ओपन कर लिया,
अब मैं क्वेश्चन रीड करूँगी, ठीक है, और फिर इससे आपको डेटा बनाना सिखाऊंगी। फर्स्ट क्वेश्चन, डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड। देखिए डाई नाइट्रोजन का, डाई का मतलब होता है दो नाइट्रोजन है। डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड डीकम्पोज्ड इनटू नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इन अ रिवर्सिबल रिएक्शन, यानी कि वो रिएक्शन जो कि बैकवर्ड आ सकता है। डिराइव इक्विलिब्रियम, यानी कि हमें इसकी क्या लिखनी है, एक्सप्रेशन लिखनी है, इक्वेशन लिखनी है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। और फिर उसके बाद हमें क्या करना है, डिराइव इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ डीकम्पोजिशन, ऑल्सो इंटरप्रेट यूनिट ऑफ केसी। केसी क्या है, ये हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन है, ठीक है, फॉर बैलेंस्ड केमिकल रिवर्सिबल रिएक्शन। हमें इसमें करना क्या है, इसमें एक तो हमें एक्सप्रेशन लिखनी है इक्वेशन लिखकर, और फिर उसके बाद हमें इसका यूनिट भी फाइंड करना है, ठीक है, नाइट्रोजन डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड का। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में, जैसे कि अभी क्वेश्चन हम लोगों ने रीड किया, हमें उसमें सबसे पहला काम क्या करना था कि हम लोगों ने इक्वेशन लिखनी है। तो हमारे पास ये है डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड, और रिएक्शन कौन सा बताया हुआ था, रिवर्सिबल रिएक्शन, यानी कि डबल एरो से हम पहचानते हैं। ये एरो से पहले रिएक्टेंट है और एरो से बाद क्या है, प्रोडक्ट है, ठीक है। तो हमारे पास ये क्या फॉर्म हो गया है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड फॉर्म हो गया है, ठीक है। अब हमने इसकी क्या लिखनी है, इक्वेशन कांस्टेंट एक्सप्रेशन लिखनी है, ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन लिखनी है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन का फॉर्मूला क्या है, Kc इज इक्वल टू प्रोडक्ट पर यूनिट रिएक्टेंट। अब आप स्टूडेंट्स को अच्छे से क्लियर हो गया है कि इक्वेशन में प्रोडक्ट कौन सी चीज़ होती है और रिएक्टेंट कौन सी चीज़ होती है, ठीक है। ये वाली चीज़ प्रोडक्ट है और ये वाली चीज़ हमारे पास रिएक्टेंट है। तो आप क्या करेंगे, फटाफट लिखेंगे Kc4, जितनी, एक और बात, जितनी वर्डिंग आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए लिखेंगे, इतने ही मार्क्स से ज़्यादा गेन करने के चांसेस होते हैं, ठीक है। अब आपने क्या करना है, देखिए Kc4 द गिवन रिएक्शन एज, तो हमारे पास इस इक्वेशन में प्रोडक्ट कौन सा है, ये हमारा प्रोडक्ट है, NO2 आपने लिखा। ये देखें, जैसे कि ये देखें यहाँ पर ये वाला जो है, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट मैंने बनाई है, ये किसका सिंबल है यहाँ पर, इसे हम कहेंगे ये कंसंट्रेशन को शो कर रहा है, ठीक है। कंसंट्रेशन क्या होती है, स्ट्रेंथ ऑफ अ सोल्यूशन, किसी भी सोल्यूशन की जो स्ट्रेंथ होती है या किसी भी सब्सटेंस की, उसे हम कंसंट्रेशन कहते हैं, ठीक है। कंसिस्टेंसी भी कहा जाता है। अच्छा जी, ये कंसंट्रेशन है, ये कंसंट्रेशन का सिंबल मैंने बना दिया, ये देखिए NO2 लिख दिया यहाँ पर। और अब आप सोच रहे होंगे ये 2 मैं कहाँ से लेकर आई, ये जो भी साथ में कांस्टेंट नंबर होंगे इसे अपने माइंड में बिठा लें। आपने प्रोडक्ट को आपने कंसंट्रेशन में मतलब शो कर दिया, कंसंट्रेशन यानी कि स्क्वायर ब्रैकेट बनाकर आपने उसमें मेंशन कर दिया। जो भी यहाँ पे कांस्टेंट नंबर होगा वो आपने इसके ऊपर ब्रैकेट के लगा देना है, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ फॉर्मूले में आ जाए, फॉर्मूले में नीचे क्या लिखा हुआ है, रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट हमारे ये हैं, तो हम लोगों ने कंसंट्रेशन के लिए स्क्वायर ब्रैकेट बनाई और बीच में जो फार्मूला गिवन था N2O4, जिसे हम डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड कहते हैं, ये हमारी कंप्लीट हो गई इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन। अब हमने फाइंड करना है जी इसका यूनिट, क्या फाइंड करना है, यूनिट फाइंड करना है। तो यूनिट फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि सिंगल जो हमारे पास रिएक्टेंट है या फिर प्रोडक्ट है, सिंगल कंसंट्रेशन का यूनिट क्या होता है। यहाँ पर मैं लिख रही हूँ मोल पर DM क्यूब या फिर लीटर, ओके। DM क्यूब की जगह यहाँ पर लीटर भी मेंशन किया जा सकता है। तो ये हमारा किसका यूनिट है, सिंगल कंसंट्रेशन का यूनिट है। अब इसको कैसे यहाँ पर मालूम करना है, इस रिएक्शन का क्या होगा। सबसे पहले Kc लिखा हम लोगों ने, ये देखिए यहाँ पर NO2 है, ये सिंगल कंसंट्रेशन है, तो इस सिंगल कंसंट्रेशन में लिखा मोल डॉट यानी कि DM क्यूब। अब आप कहेंगे कि यहाँ पर मैंने प्लस में 3 लिखा है, यहाँ पर मैंने माइनस में लिखा है, यहाँ पर ये देखें ये डिवीजन फॉर्म में है, तो यहाँ पर ये मल्टीप्लिकेशन, डॉट किसे शो कर रहा है, मल्टीप्लिकेशन, यानी कि मैं इसको शिफ्ट करके ऊपर लेकर गई, तो ये प्लस में 3 था तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, माइनस में 3 हो जाएगा, ठीक है। और ऊपर जो कांस्टेंट 2 है वो एज इट इज आ जाएगा। नीचे ये देखें ये सिंगल कंसंट्रेशन है, सेम हम लोगों ने मोल DM क्यूब मेंशन कर दिया, ठीक है। फिर उसके बाद हमने क्या करना है, जो मल्टीप्लाई हो रहा है उससे मल्टीप्लाई करना है। ये देखें ये 2 है बाहर, तो ये 2
पावर जो है मल्टीप्लाई होगी अंदर, ये 2 इस 3 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा। इस हिसाब से हमारे पास ये देखें दूसरा मेथड मैंने लिखा है कि अगर हम इसको डिवीजन फॉर्म में भी लिख लें तो हम यूँ लिख सकते हैं, मोल पर DM³ फिर ये प्लस में आ जाएगा, मोल पर DM³ प्लस में आ गया। ये देखिए हमने पावर मल्टीप्लाई कर रहे थे तो मोल के ऊपर पावर मल्टीप्लाई हुई, मोल स्क्वायर हो गया। यहाँ पर DM³ था तो 3 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो 3 2 6, DM 6 हो गया, ठीक है। फिर ये नीचे एज इट इज़ था वो मैंने एज इट इज़ मेंशन कर लिया। अब आप लोगों को मैथ का एक रूल पता होगा कि कोई भी चीज़ अगर डिवीजन फॉर्म में हो उसे हम क्या कर देते हैं, रेसिप्रोकल करते हैं। मोल स्क्वायर पर DM³ वैसे ही मैंने लिख लिया, DM 6, ये चीज़ हमारे पास रेसिप्रोकल हो गई यानी डिवाइड है तो इसे हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, नीचे वाली चीज़ ऊपर लिखेंगे और ऊपर वाली चीज़ कहाँ आ जाएगी, नीचे आ जाएगी। फिर हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, मतलब कैंसिल आउट कर देंगे, मोल के साथ मोल कैंसिल, DM³ के साथ DM 6 कैंसिल हुआ। यहाँ पर ये देखें एक 2 है और यहाँ पर मोल, यहाँ पर एक मोल बच गया और यहाँ पर ये DM कैंसिल हो गया, ये हमारे पास नीचे DM 3 बच गया है, यहाँ एक मतलब कट गया है, ठीक है। तो ये जो बच गया है 3 इसके ऊपर जाकर -3, तो ये हमारा यूनिट होगा Kc का। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो। होप सो कि तमाम स्टूडेंट्स को ये केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 सेक्शन D का क्वेश्चन नंबर 1 अच्छे तरीके से यूनिट के साथ क्लियर हो गया होगा। इन केस अगर कोई भी इशू है मुझे कमेंट सेक्शन में मस्ट बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो जो है इसी सेक्शन का क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।